हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनाइट प्रोपोर्शन के बारे में। और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि सेकेंड लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का। सो बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। मैंने आपको क्या बताया था कि जो 5 लॉ हैं, इसमें से जो 5 में से जो 4 लॉ हैं वो क्या है, मास डिपेंडेंट है। बाकी जो लॉ है वॉल्यूम डिपेंडेंट है। मास डिपेंडेंट में ये सेकंड लॉ है जो कि मास पर डिपेंड करता है, तो इसमें आपको पता है कि मास होगा। अब बात करते हैं कि ये लॉ दिया किसने था। ये दिया था फ्रेंच केमिस्ट जिनका नाम था क्या, जोसेफ प्राउस्ट, जिन्होंने 1797 में इस लॉ को दिया था। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड डिफिनाइट प्रोपोर्शन बाय वेट। यानी कि बाय वेट को बाय मास को हम मास भी बोल सकते हैं कि अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, किसी भी मेथड से, उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है और किसी भी मेथड से, तो उनके जो मास का रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो उसमें एक चीज कांस्टेंट क्या है बोलता है, इन्होंने क्या किया दिया कि अगर केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, प्योर केमिकल कंपाउंड का, ठीक है, तो उसमें जो भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन का या जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन का, उसके जो एलिमेंट है उसके मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। और अगर वो अलग अलग रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। और क्या कहा था, तो ये लोग कहाँ एप्लीकेबल होता है बात करते हैं, तो इफ ओनली कंपाउंड इज गिवन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स देन इट फॉलो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो कब लॉ ये कब फॉलो होता है, जब ये स्पेलिंग होगी प्रोपोर्शन। ये लॉ कब फॉलो होता है, जब डिफरेंट सोर्सेस से एक ही कंपाउंड निकाला जाता है, तब ये लॉ फॉलो किया जाता है। ये लॉ फॉलो किया जाता है कैसे, अगर आपने एक केमिकल रिएक्शन से, किसी केमिकल रिएक्शन से वाटर निकाला और किसी दूसरी केमिकल रिएक्शन से भी आपने वाटर निकाला, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो वाटर के जो एलिमेंट है, वाटर मॉलिक्यूल के जो एलिमेंट है, उनका जो मास रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। इनका कहना सिर्फ इतना सा। अब बात करते हैं एग्जांपल के बारे में। एग्जांपल समझेंगे तो और अच्छी तरीके से हमें समझ में आएगा। बात करते हैं H2O की। ठीक है, H2O की बात करते हैं। आपको पता है H यानी कि हाइड्रोजन है। आपको पता है वाटर कहीं का भी वो सेम होता है। ठीक है, वाटर कहीं से भी निकाल लो आप, इंडिया से निकालो, अमेरिका से निकालो, यूएस से निकालो, मतलब कहीं का भी वाटर हो हमेशा सेम होता है। ठीक है, अब प्योर वाटर की बात हुई, प्योर कंपाउंड की बात हो रही है। अब आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है वाटर का फॉर्मूला H2O। ठीक है, जिसमें क्या है, हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 होता है। ठीक है, और क्या होता है, जब हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 2, और जो ऑक्सीजन है उसका मास कितना हो जाएगा 16, 1 है तो 16। इनका रेशियो क्या आएगा, इनका रेशियो है 2:16, 2:16 आया इसका रेशियो। ठीक है, अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा, इसका सिंपलेस्ट आएगा 1:8। यानी कि अगर किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन से, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन से वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन से वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमेशा वाटर 1:8 रेशियो के फॉर्म टर्म में ही हमें मिलेगा। ये रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। इनका कहना ये था। बात करते एक और एग्जांपल में, तो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड आप इस रिएक्शन से फॉलो कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बन का आपको पता है एटॉमिक वेट क्या होता है 12, और ऑक्सीजन का आपको पता है अभी 16 होता है, तो 16 का डबल करेंगे 32। क्यों डबल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन हमें दिया गया है, ये 2 ऑक्सीजन हमें दिया, इसलिए इसका मास हमने डबल कर दिया। इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ रहा है, इसका जो रेशियो आ रहा है 12:32, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा 3:8। ठीक है, तो इसमें क्या ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर एक ही केमिकल रिएक्शन से, अगर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है और एक ही कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस जो कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है उसका उनके जो एलिमेंट का जो रेशियो है, एलिमेंट के मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे। सिर्फ ये कहना था। अब बात करते हैं इसके ड्रॉबैक के बारे में। आपको पता है कि इसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होंगे। इसके क्या ड्रॉबैक है, अब इसके ड्रॉबैक देखिए। ड्रॉबैक से पहले आप इसको एक और टर्म में समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कि यहाँ पे तो एक रिएक्शन से आपको ये समझाया, ठीक है, अगर इसी की मैं सेकंड रिएक्शन आपको समझाना दूं, जैसे मान लेते हैं कार्बन से CO2 से
कार्बन प्लस ऑक्सीजन 2 से क्या बोल रहा है CO2। तो यहाँ जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा देखिए, तो कार्बन का आपको पता है कि 12 होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है 16, तो 16 का डबल 32, तो ये क्या आ जाएगा 3:8। तो 3:8 आ गया ये रेशियो। अब इस केमिकल रिएक्शन की बात करें, इस केमिकल रिएक्शन की बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके जो एलिमेंट का रेशियो है, ठीक है, वो दोनों जगह पे सेम आया है, ठीक है, यहाँ भी सेम आया 3:8 और यहाँ भी सेम आया 3:8। इसी तरीके से ये कहना चाहता है, बस ये सिंपल सा लॉ है कि ये क्या कहना चाहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी अलग अलग केमिकल रिएक्शन हो रही है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन हो रही है और सेम ही मॉलिक्यूल सेम ही कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके जो एलिमेंट का मास रेशियो रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। अब इसके ड्रॉबैक की बात करें तो इसका ड्रॉबैक क्या है, ये जो लॉ है आइसोटॉप्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं पहले ये समझिए। आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोटॉप्स का मीन्स होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है। ध्यान से सुनिएगा, आइसोटॉप अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप आगे नहीं समझ पाएंगे। आइसोटॉप का मीन्स क्या होता है, जिस ऐसे एलिमेंट जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम रहता है बट एटॉमिक मास वेरी करता है, ठीक है। आपने हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स पढ़े होंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है, ये उसके आइसोटॉप्स हैं। सो इस केस में क्या होता है कि जो मास रेशियो आता है वो कॉन्स्टेंट नहीं आता, ठीक है। अब कैसे नहीं आता देखिए, यहाँ पे हमें H2 और D2 दिया, यानी कि यहाँ पे हमें प्रोटियम यहाँ पे आइसोटॉप लिया गया और यहाँ ड्यूटेरियम लिया गया है हाइड्रोजन का। ये दोनों ही हाइड्रोजन है, H2 और D2 दोनों ही हाइड्रोजन है, बस ये जो D2 है क्या है, ये सेकेंड आइसोटॉप से हाइड्रोजन का। अगर हम इसके मास रेशियो को कंपेयर करें तो क्या होगा देखिए, D2O, ठीक है, इससे क्या हो रहा है D2O का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है। और इसी के पैरेलल एक और केमिकल रिएक्शन है क्या, H2O, ठीक है, यहाँ H2O का फॉर्मेशन है, दोनों ही वाटर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या चेंज आ रहा है। अब आपको पता है कि जो ड्यूटेरियम है, आपको ड्यूटेरियम का मास क्या होता है, ड्यूटेरियम का मास, हाइड्रोजन का मास 1 होता है बट ड्यूटेरियम का मास क्या हो जाता है 2 हो जाता है। सो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, और 2O2 4 हो जाएगा, यानी ये 4 × 4:16 आ जाएगा, यानी कि 1:4 आ गया, 1:4 आ गया। वहीं अगर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 हाइड्रोजन 2 आ जाएगा, इसका एटॉमिक मास का रेशियो, तो वो 2:16 यानी कि 1:8, यानी कि ये क्या आ गया, ये वेरी कर गया। अब आपको पता है कि यहाँ भी वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ भी वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, बट इसका जो रेशियो आया वो क्या आ गया, वेरी कर गया। कैसे वेरी कर गया, क्योंकि यहाँ पे जो हमने हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटॉप लिया ड्यूटेरियम, तो ये जो हमारे मास रेशियो था ये वेरी कर गया, इसलिए ये लो जो है आइसोटॉप्स पे एप्लीकेबल नहीं है। इसकी लिमिटेशन का है, इसका ड्रॉबैक का है, जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं, बट ये इसको फाइंड आउट नहीं कर सकता, आइसोटॉप्स में ये लो एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पे एक और दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ दोनों जगह कार्बन डाइऑक्साइड, बस यहाँ पे कार्बन का 14th आइसोटॉप है और ये कार्बन का 12 नंबर वाला आइसोटॉप है। अगर इसे हम कंपेयर करना चाहें तो देखिए, अगर मैं बात करूँ C+O2 से CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे जो कार्बन है हमारे पास क्या है 14th वाला कार्बन, ठीक है, 14th वाला कार्बन, तो इसका मास रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 14 आ जाएगा, ठीक है। तो 14:60 × 32, तो ये कितना हो जाएगा 16 × 2 यानी 32 हो जाएगा। सेकंड कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 नंबर और ऑक्सीजन का 2 नंबर, तो ये क्या हो जाएगा CO2 और ये 12 है, तो यानी 12:32। अब इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहते हैं, ये क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 7:16, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसका अगर हम करना चाहते हैं हो जाएगा 3:8, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, बट इन केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है मास का हो रहा है 7:16 और यहाँ आ रहा है 3:8। यहाँ पे क्या हो गया, ये जो लॉ है एप्लीकेबल नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि प्रूफ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आइसोटॉप ने प्रूफ नहीं कर पा रहा है कि जो उनका मास रेशियो होगा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मास वेरी कर रहा है, तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। सो आई होप कि आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझ में आया होगा। सिंपल सा लॉ है, क्या कहना चाहता है कि अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके जो एलिमेंट का मास रेशियो आएगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, आइसोटॉप्स में एप्लीकेबल नहीं है। सो अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।